हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में जो हम लेके आए हैं बैंक्टोरियल की तरफ से। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि की टर्म्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़। कि जब आरबीआई मंथली या क्वार्टर में जब भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ लेके आता है तो उसमें कुछ की टर्म्स होती हैं जिसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ इंक्लाइंड होती हैं। तो हम आज में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये टर्म्स होती क्या हैं, उसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ में क्या क्या करता है और कैसे कैसे चेंजेस करता है और उसका क्या क्या यूज़ होता है और ये टर्म्स को एक्चुअली कहते क्या है, मतलब हमारी और आपकी लाइफ में इनका मीनिंग क्या होता है। तो इसमें जो टर्म्स होती हैं वो जो आरबीआई यूज़ करता है उस मॉनेटरी पॉलिसीज में, वो सबसे पहले होती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन कैश रिजर्व रेशो, देन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, कॉल रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज एंड बैंक रेट। जनरली ये टर्म्स यूज़ करते हैं जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करता है और इन्हीं में चेंजेस किए जाते हैं। कोई लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, या तो एक्सेस लिक्विडिटी है या बहुत कम लिक्विडिटी है, तो उसको ठीक करने के लिए आरबीआई ये टर्म्स यूज करता है और उनको चेंजेस करता है। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। तो आप जैसे इसमें डेफिनेशन देख रहे होंगे, तो रेपो रेट एक्चुअली होता है, इट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स द मनी टू द बैंक्स फॉर ए शॉर्ट टर्म। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी बैंक्स को लैंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आरबीआई फंड्स उसको लैंड करता है। तो जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को फंड्स प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अब इस चीज में आप देखते हैं तो इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन द रेपो रेट इंक्रीजेस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि जब रेपो रेट इंक्रीज कर देगा आरबीआई, तो इसका मतलब हुआ कि जो बैंक्स जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी आरबीआई से, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया 1% से, तो जो बैंक को कॉस्टिंग पड़ेगा वो 1% इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इफ आरबीआई वांट्स टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव फॉर द बैंक्स टू बोरो मनी, तो अगर आरबीआई को लगता है कि उसको मोर एक्सपेंसिव बनाना चाहिए बैंक्स के लिए, तो वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि सिस्टम में लिक्विडिटी को वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर पाए। क्योंकि आरबीआई अगर ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर लैंड करेगा तो बैंक्स उसको कम फंड्स लेंगे। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं रेपो रेट का, कि आरबीआई ने फंड्स दिया बैंक को एक रेट के ऊपर जो कि थोड़ा कम था, फिर उसके बाद बैंक ने वो प्रोवाइड किया फिर पब्लिक को। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, अब वो हम अगले उसमें पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। रेपो रेट आप समझ गए होंगे, रेपो रेट एक वो रेट हुआ जिसके ऊपर आरबीआई बैंक्स को फंड्स लैंड करेगा फॉर शॉर्ट टर्म। अब देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली रिवर्स होगा। रिवर्स रेपो रेट का मतलब हुआ कि वो शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग रेट हुआ, जो कि अगर बैंक आरबीआई को कोई फंडिंग करता है या अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है, तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि रेपो रेट में क्या होता था, शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स मिलते थे आरबीआई से बैंक्स को, तो उसको हम बोलते थे रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंदर बैंक्स अपना फंड्स पार्क करेंगे और आरबीआई के पास पार्क होगा, और आरबीआई बोरोज द फंड्स फ्रॉम बैंक। तो ये क्यों यूज करता है? द रिजर्व बैंक यूजेस दिस टूल व्हेन इट फील्स दैट देयर इज टू मच मनी फ्लोटिंग इन बैंकिंग सिस्टम। अगर उसको लगता है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करके सिस्टम में लिक्विडिटी को सक करता है। वो बैंक से बोलता है, मैं आप मुझे बोरो करिए, आप मुझे पैसा दीजिए और मैं आपको उसके ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट मींस दैट द बैंक विल गेट एन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई। तो रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली रेपो रेट का उल्टा हो गया दोस्तों, बिल्कुल रिवर्स। रेपो रेट सिग्निफाइज द रेट एट विच द लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड इन द सिस्टम। क्योंकि जब रेपो रेट अगर आप देखते हैं कम और ज़्यादा होता है, तो आरबीआई की फंडिंग या जो बैंक्स को फंड्स अवेलेबल कराता है आरबीआई, वो कम और ज़्यादा होती है, तो वो लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए होता है। जबकि रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज होता है, तो वो उसकी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर होगा। मैं आपसे को दोबारा से फिर से एक बार ब्रीफ करता हूँ। रेपो रेट वो है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लैंड करता है फॉर शॉर्ट टर्म। रिवर्स रेपो रेट वो है जिसके ऊपर आरबीआई बोरो करता है फ्रॉम द बैंक। अब देखिए, उसके बाद बहुत बड़ा टूल आता है आरबीआई का, सीआरआर, विच इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो।
जब भी सिस्टम में लिक्विडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो आरबीआई के पास एक ये भी बहुत बड़ा टूल है लिक्विडिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। कैश रिजर्व रेशियो बोलते किसको हैं? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में, द बैंक इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू होल्ड ए सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश। However, bank does not hold these as cash with themselves, but they deposit with the currency chest with the Reserve Bank of India, which is considered as equivalent to holding cash with themselves. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट रहा उसका एक पर्टिकुलर रेशियो जो आरबीआई डिक्लेयर कर देता है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, वो एक तरह से बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ कैश अवेलेबल रहेगा। This minimum ratio is stipulated by RBI and is known as CRR, that is cash reserve ratio. जैसे हम पिक्चर में देखते हैं कि अगर कस्टमर का लेटर सपोज बैंक के पास 100 करोड़ डिपॉजिट है और 4% का CRR है, तो बैंक को जो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ कैश, दैट वुड बी 4%, इट मींस 4 करोड़ ऑफ 100 करोड़। और 90 करोड़ 96 करोड़ जो बाकी बच जाता है वो बैंक यूज करता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स एंड अदर पर्पस। तो दोस्तों सीआरआर क्लियर हो गया होगा। इट्स वी कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ देयर डिपॉजिट विच दे नीड टू कीप इट इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब दोस्तों एक और बड़ी टर्मिनोलॉजी हमने सुनी होगी एसएलआर, विच इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसमें क्या होता है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एज अ लिक्विड असेट्स in the form of cash, gold and unencumbered approved security. The ratio of liquid assets to demand and time liabilities is known as statutory liquid ratio. तो दोस्तों इसमें नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज क्या होता है? पहले हम डिमांड की बात करें। डिमांड डिपॉजिट वो हुआ जो कस्टमर कभी भी पैसा निकाल सकता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, ही कैन विड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटीज क्या होती है? टाइम लायबिलिटीज हुआ जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स टेन्योर के लिए होती है, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट हुआ, आपका फिक्स डिपॉजिट हुआ। तो अगर हम दोनों को टोटल कर दें तो हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब अगर कोई भी आरबीआई डिक्लेयर करता है कि सपोज मान लीजिए 18% एसएलआर है, इसका मतलब हुआ कि एवरी बैंक नीड टू मेंटेन ए पोर्शन ऑफ देयर नेट एंड डिमांड लायबिलिटीज ऑफ दैट इज ऑफ 18% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एज ए लिक्विड असेट्स। वो कैश की फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे अगर आप इस पिक्चर से हम आपको क्लियर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि 20% है एसएलआर। अब 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ, 1000 का 20% हुआ हमारा 200, तो 200 हमने आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज डिप्लॉय कर दिया और 800 रुपीज है वो बैंक्स के पास बच गया फॉर द लोन्स एंड अदर थिंग्स। और जो 200 रुपीज एसएलआर में की फॉर्म में बैंक ने रखा है आरबीआई के पास, उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। इसीलिए अगर आप ये देखते हैं तो ये इंटरेस्ट पेमेंट भी दिखाया हुआ है इसमें कि इंटरेस्ट भी मिलेगा उनको। तो स्टैट्यूटरी टू लिक्विड रेशियो एक तरह से किसी अनफोर्सिन सिचुएशन या कोई अर्जेंसी आ जाती है उसको मीट करने के लिए वो रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, उनका सेविंग्स, करंट, फिक्स डिपॉजिट, इन सब का टोटल कर लीजिए, जो डिपॉजिट आता है उसमें जितना एसएलआर हुआ है, मान लीजिए 18% या 20%, उतना आरबीआई के पास उनको फॉर्म में रखना पड़ेगा, इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब दोस्तों फिर कॉल रेट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल रेट? कॉल रेट एक्चुअली मैकेनिज्म है, जनरली मॉनेटरी पॉलिसी में आपने बहुत कम सुना होगा। ये इंटर बैंक बोरोइंग रेट होता है। इंटर बैंक बोरोइंग रेट का मतलब क्या है कि आपस में बैंक जब लैंडिंग बोरोइंग करते हैं तो उस किस रेट पर वो होगा, जिसको हम कॉल रेट बोलते हैं। जनरली ये फ्रॉम 1 डे टू 14 डेज होता है, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हुआ, बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म लैंडिंग बिटवीन द बैंक्स देमसेल्व्स। तो एक बैंक दूसरे को जिस रेट के लिए 1 दिन से 14 दिन के लिए बीच में लैंडिंग करेगा और बोरो करेगा, उसको हम कॉल रेट बोलेंगे। तो बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बट ये जनरली हम मॉनेटरी पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इसका नहीं देखते हैं। अदरवाइज मेनली जो यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करते हैं हमारा सीआरआर हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
दोस्तों ये क्या होता है, इट इज अ स्पेशल विंडो फॉर द बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो बैंक को कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है या एक्यूट कैश की शॉर्टेज हो जाती है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट होता है वो उस रेट के ऊपर उसको बोरो कर सकता है फ्रॉम आरबीआई। जनरली एमएसएफ रेट इज हायर देन द रेपो रेट। तो आप समझ गए होंगे, स्पेशल विंडो होती है, कोई बहुत ही कंटीजेंसी आ गई, कोई बहुत ही इमरजेंसी आ गई, एक्यूट कैश शॉर्टेज हो गया, तो जिस रेट के ऊपर वो आरबीआई से बोरो करेगा उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ रेट। तो आप अगर देख सकते हैं इसमें हमने थोड़ा सा और इलोबरेट किया हुआ है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये स्टार्ट किया था आरबीआई ने 2011 में। एमएसएफ इज द रेट एट विच द शेड्यूल्ड बैंक कुड बोरो द फंड्स ओवरनाइट और मे बी फॉर 14 डेज। इसमें दोस्तों जब बैंक्स बोरो करते हैं तो जनरली 1 करोड़ या उसके मल्टीपल में, और मैक्सिमम वो अपना 2% ऑफ एनडीटीएल, एनडीटीएल अभी हमने डिस्कस किया था, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 2% ही वो मैक्सिमम बोरो कर सकता है। अब दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी हमने सुना है इसी में, बैंक रेट। ये आपने भी काफी बार सुना होगा, जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करता है तो बैंक रेट एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है। बैंक रेट थोड़ा बहुत सिमिलर है रेपो रेट की तरह ही। जनरली क्या होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जबकि बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो बैंक रेट हुआ है that bank rate is the rate at which the central bank, that is RBI, lends the money to the other bank or the financial institution. जनरली अभी ये बैंक रेट यूज नहीं करते हैं आज की डेट में आरबीआई मॉनेटरी मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि अभी ये एमएसएफ हो गया है, तो उसको हम, इट इज नाउ सेम एज द एमएफएस रेट, जिसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अभी लास्ट हमने डिस्कस कर रहे थे, ये जनरली वही है। तो बट बैंक रेट अभी आजकल की टर्मिनोलॉजी में ये यूज नहीं होता है अभी। तो अगर आप थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखेंगे तो रेपो रेट क्या हुआ कि रेपो रेट हुआ ओनली फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, जबकि बैंक रेट क्या हुआ ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर आप रेपो रेट देखते हैं टू ऑल द बैंक्स एंड द आरबीआई क्लाइंट्स, जबकि बैंक रेट देखते हैं ओनली टू द शेड्यूल्ड एंड कमर्शियल बैंक। रेपो रेट के लिए किस रेट पर होगा, या रेपो रेट के ऊपर जब फंडिंग होगी तो नो नीड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, जबकि बैंक रेट के हिसाब से होगा, एमएसएफ के हिसाब से होगा तो नो नीड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। बट अगर रेपो रेट के ऊपर होगा तो उसमें कोलेटरल सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। Okay guys, thank you very much for watching this video. If you are liking, then please like and subscribe, and please अपने comments comment box में लिखना मत भूलिएगा। I would be needing your support to subscribe my channel. Thank you very much. We will keep you guiding on these various terminologies of banking system, where to invest, what this terminology means. और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर हम किसी प्रिपरेशन में जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू की प्रिपेयर कर रहे हैं, हम किसी बैंक में जॉब के लिए जा रहे हैं, या अपनी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय।